મૂવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી ગુરુવારી આપણા સાપ્તાહિક મીટિંગમાં બધાનું સ્વાગત. આજનો આપણો વિષય જે છે નોબેલ પ્રાઇઝ ઇકોનોમિક્સમાં જે નોબેલ પ્રાઇઝ મળ્યા છે એમની પર આપણે ચર્ચા કરવાના છે. અને આપણે જે એક ચર્ચા કરશે આપણી પાસે પ્રોફેસર ડૉક્ટર રણીતા નાગર GNLU જે ગાંધીનગરમાં જે છે એના એ પ્રોફેસર છે. આજે એની પર ચર્ચા કરશે. આપણા ઓડિયન્સમાં બધા લોકો જોતા હોય છે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાના, એના માટે હું हिंदी आपने पास ये बात रजूआत करूँ छूँ. नमस्ते. मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी हमारा गुरुवार का जो मीटिंग है, साप्ताहिक मीटिंग जो है, इसमें सबको स्वागत है. आज का विषय का चर्चा जो है नोबेल प्राइज जो इकोनॉमिक्स में जो मिला उसके पर चर्चा है. चर्चा करेंगे वो गांधीनगर जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर रनीता नागर, वो चर्चा करेंगे. तो ये अभी नोबेल प्राइज का भी वो जो मेडिसिन से लेकर बाद में फिजिक्स, बाद में पीस प्राइज, फिर लिटरेचर, फिर ये सबको लेकर सिलसिला चलता रहा. आप लोग देखे होंगे. और अभी इकोनॉमिक्स में जो भी मिला तो ये एक चर्चा की बात है. तो जब ये भारत के जो हमारे अभिषेक जो हैं, जो बनर्जी, जो अभिजीत बनर्जी को लास्ट ईयर से मिला था, उनके इथर डफलो के साथ उनकी वाइफ जो उनके साथ में मिला था, उसके बाद में भारत में इकोनॉमिक्स को लेकर काफ़ी चर्चा हुआ था. हम लोगों ने भी MSD के प्लेटफॉर्म से चर्चा किए थे. लास्ट ईयर जो मिला था वो है पॉल R. मिलीग्राम और रॉबर्ट B. विल्सन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर थे, उन लोगों को मिला था. इस बार जो मिला वो है लेबर को लेकर, मिनिमम वेज को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, इसको लेकर मिला. वो है प्रोफेसर डेविड कार्ड, कैनेडियन बॉर्न है और कैनेडियन बॉर्न है. और उनके साथ और दोनों का मिला वो है इजरायली अमेरिकन जोशुआ डी एंग्रिस्ट, इजरायली अमेरिकन जोशुआ डी एंग्रिस्ट. और दूसरे हैं डच अमेरिकन गुइडो इम्ब्यून्स. ये उच्चारण में आगे पीछे हो सकता है, ये उनका अपने उच्चारण कैसे होता होगा. अगर मेरे नाम उच्चारण करेंगे वो भी गड़बड़ करेंगे तो मैं माफी चाहता हूँ उच्चारण का जो आगे पीछे हुआ होगा तो. लेकिन ये तीनों को इस बार मिला. ये जो डेविड कार्ड जो है वो कैनेडियन है और लेबर इकोनॉमिस्ट है और यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया बर्कली में वो उनका पढ़ाते हैं. और उनका जो इंपेरिकल कंट्रीब्यूशन टू लेबर इकोनॉमिक्स जो है और एफर्ट्स ऑफ मिनिमम वेजेस, इमिग्रेशंस और एजुकेशंस, इसका ऊपर उनका काम है. ये इमिग्रेशंस का, मिनिमम वेज का, एजुकेशंस का, ये लेबर इश्यू को लेकर अभी जो लेबर आंदोलन भी अमेरिका में काफ़ी चल रहा है, दुनिया भर में भी चल रहा है, माइग्रेशन के लिए भी चल रहा है, ये शायद उसके साथ एक रिलेट हो सकता है. और जो जोशुआ जी एंग्रिस्ट और गुइडो W इमेंस जो है वो मेथोडिकल कंट्रीब्यूशन तो है, एनालिटिकल कैजुअल रिलेशनशिप उनमें उन्होंने किया है. वो भी कॉज एंड इफेक्ट जो है उसको लेके उन्होंने किया. और ये जो कि लेबर मार्केट में इनसाइट फोकस करता है. नोबेल लॉरेट को कहना है, नोबेल जो कमिटी को कहना है कि लेबर मार्केट में जो है कि तीन बात जो है वो लेबर मार्केट को इनसाइट को फोकस करता है. तो इस तरह से ये 3 नोबेल लॉरेट्स हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, उनके बारे में चर्चा होगा. इकोनॉमिक्स पे बात है, लेबर की बात है, और ये इकोनॉमिक्स की बात को रखना ये बड़ा कठिन काम होता है, वो दिलचस्प नहीं होता है. तो भी रहीता बहन वो तो हैं, वो पहले बार भी हमारे यहाँ आके बोल चुके हैं, नोबेल जो इकोनॉमिक्स का नोबेल लॉरेट के बारे में बोल चुके हैं. तो आज आपके सामने बात रखेंगे. मैं डॉक्टर रनीता नागर बोले उनको मैं वो बात करें, उनको मैं सौंप रहा हूँ. नमस्ते.
सबसे पहले मूवमेंट फॉर सेक्युलर डेमोक्रेसी के लीडर्स और गाइड्स, सीनियर सिटीजन्स, सबको मैं धन्यवाद देती हूँ मुझे ये मौका देने के लिए कि इस मंच पे जो बहुत ही बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट मंच है, जहाँ जितने देश और दुनिया के इम्पोर्टेंट करेंट इवेंट्स बनते हैं, उनका एक साइंटिफिक एनालिसिस देने का मंच है। इस श्रेणी के मंच पे एक मौका देने के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज का विषय रहेगा इस साल के 2021 के इकोनॉमिक्स विषय पे जो नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं, 3 नोबेल लॉरिएट्स की घोषणा हुई है। उनकी थियोरीज क्या थी और वो थियोरीज समाज के किस पहलू को दर्शाता है और उस समाज के प्रश्नों का इस थियोरी में, इस ज्ञान में, इस एम्पिरिकल एनालिसिस में हमें कुछ जवाब मिल रहे हैं। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो इस साल इकोनॉमिक्स 2021 अर्थशास्त्र विज्ञान के जो 3 घोषित नोबेल लॉरिएट्स हैं, उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेविड कार्ड, प्रोफेसर डेविड कार्ड के बारे में, जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में प्रोफेसर हैं। और उनका जो काम रहा है, जिस विषय पर उन्होंने काम किया है, वो है श्रम अर्थशास्त्र, लेबर इकोनॉमिक्स। और सिर्फ श्रम अर्थशास्त्र नहीं, पर उससे आगे जाके श्रम अर्थशास्त्र के ऊपर इन्होंने एम्पिरिकल काम, साइंटिफिक एम्पिरिकल काम, डेटा, हकीकत, ग्राउंड रियलिटी को लेते हुए उनके काम को रिकॉग्नाइज किया गया है, उनके काम को की सराहना हुई है और उनको नोबेल प्राइज दिया गया है। दूसरे 2 जो नोबेल लॉरिएट्स हैं वो हैं जोशुआ एंग्रिस्ट, जो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैम्ब्रिज में प्रोफेसर हैं, और तीसरे हैं गाइडो इम्बेंस, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में प्रोफेसर हैं। इन दोनों के एंग्रिस्ट और प्रोफेसर इम्बेंस का जो योगदान है इस विज्ञान में, इस वैज्ञानिक शोध में, वो है कि उन्होंने मेथोडोलॉजिकल, जैसे हम साइंटिफिक तो कह देते हैं, पर साइंटिफिक एनालिसिस में भी कई तरह के मेथड्स काम में लिए जाते हैं। तो प्रोफेसर एंग्रिस्ट और प्रोफेसर इम्बेंस को उनके जो मेथड है, जो उन्होंने साइंटिफिक मेथड लिया है, और ये मेथड में मेन जो उनका योगदान रहा है, वो है कॉजल रिलेशनशिप्स को समझने में और कॉजल रिलेशनशिप्स की क्लैरिटी देने में। होता ये है कि जब शोध किसी भी विज्ञान में शोध का काम हो, रिसर्च का काम हो, तब 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज, जिसको हम इकोनॉमिक्स में वेरिएबल्स कह देते हैं, उनको लेके एक दूसरे पे किस तरह से असर करता है, उसका स्टडी, उसका विज्ञान की चर्चा रहती है, की चर्चा की जाती है। पर काफी समय ये बताया जा सकता है कि 2 वेरिएबल्स या 2 से अनेक वेरिएबल एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे को असर करते हैं, लेकिन एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल का कारण है, जिसको हम कॉजल रिलेशन बोलते हैं। कॉजल रिलेशनशिप कारण है, ये कारण को एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि प्योर साइंसेस में ये
कॉज, कारण कि एक कारण के वजह से ही दूसरे में ये असर है। विज्ञान में, प्योर साइंसेस में ये थोड़ा आसान रहता है क्योंकि आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, पर सोशल साइंसेस में ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स एक साथ काम करते हैं। इसीलिए ये सटीक तरह से बताना कि एक वेरिएबल यानी कि एक फोर्स, एक इम्पेटस दूसरे आउटकम का कारण है, ये इसे स्पष्ट रूप से कहना सोशल साइंसेस में आसान नहीं है। और जितनी स्टडीज आती हैं वो स्टडीज की लिमिटेशन, सोशल साइंसेस में लिमिटेशन रह जाती है क्योंकि प्रश्न उठते हैं कि जब इतने दूसरे और असरकारक कारण हैं तो हम एक कारण को अलग से अगर स्थापित कर दें कि इसी कारण से, एक्स के कारण से ही वाई पे असर है, तो जो ए बी सी डी दूसरे कारण हैं उनका असर कितना रहेगा, ये एक प्रश्न सोशल साइंस में रह जाता है। तो एंग्रिस साहब और इम्बिन्स, प्रोफेसर एंग्रिस और प्रोफेसर इम्बिन्स का योगदान जैसे मैं बता रही थी, वो ये कॉजल रिलेशनशिप ये बता देना कि ये फेनोमेना जो एक्स का फेनोमेना है उसी से वाई पे अमुक असर आया है। ये जो काम है, शोध, मेथोडोलॉजिकल शोध सोशल साइंसेस में है, इसका श्रेय प्रोफेसर एंग्रिस और प्रोफेसर इम्बिन्स को दिया गया है। थोड़ा सा बात हम अगर करें, अच्छा एक और चीज कि ये तीनों का जो काम है जुड़ा है, ये काम अलग से नहीं है, जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर कार्ड, प्रोफेसर एंग्रिस और प्रोफेसर इम्बिन्स, इनके काम जुड़े हुए हैं। हम आगे देखेंगे किस तरह से जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्रोफेसर डेविड कार्ड ने भी जो लेबर इकोनॉमिक्स का एम्पिरिकल काम किया है उस पे भी एक खास मेथड का इस्तेमाल किया है जिसको नेचुरल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और नेचुरल एक्सपेरिमेंट के तहत इन्होंने कॉजल रिलेशनशिप समझाया है, कॉजल रिलेशनशिप को स्थापित किया है। और एंग्रिस्ट और इम्बिन्स के साथ उनकी अच्छी पहचान भी रही है और साथ में इन्होंने काम भी किया है। अब थोड़ी सी बात डेविड कार्ड, प्रोफेसर डेविड कार्ड के बैकग्राउंड के बारे में, कि वो एक ग्रामीण क्षेत्र, ओंटारियो कनाडा के ग्रामीण क्षेत्र में बड़े हुए और खुद बताते हैं कि वो काफी साधारण घर से ही थे और उनके बहुत कम परिवार और संबंध में लोग थे जो यूनिवर्सिटी तक जा सके। और जब वो एक रूरल और एक डेयरी फार्म, उनके पिताजी एक डेयरी फार्म चलाते थे और वहाँ इनका उछेर हुआ, ये बड़े हुए, तो इन्हें बड़ा इंटरेस्ट आया था कि क्योंकि डेयरी फार्म था तो काउज को किस तरह से केयर करे और काउज को बेटर मिल्क किस तरह से आए, वो जो साइंस था उसमें वो बचपन से बहुत इंटरेस्टेड थे। और और ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट जो मेथड है जिसके लिए उन्हें बहुत सराहा गया है, उन्हें रिकग्नाइज किया, उन्हें और उनके दोनों कोलीग्स को रिकग्नाइज किया है, वो नेचुरल एक्सपेरिमेंट का बैकग्राउंड एक तरह से ये भी है कि ये रहे एक बहुत नेचुरल एनवायरनमेंट में और उनके कंसर्न्स बहुत जमीन से जुड़े हुए थे। इसको आगे लेते हुए उन्होंने साइंस के शोध में आगे बढ़े और उन्होंने फिजिक्स मेजर में एडमिशन लिया। फिजिक्स मेजर में जब उन्होंने एडमिशन लिया तो उनके एक मित्र थे जो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स का कोर्स उन्होंने लिया था और करना चाहते थे। तो वो इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स के कोर्स में कोई मैथमेटिकल इक्वेशन था जो वो उनके मित्र समझ नहीं पा रहे थे और ये फिजिक्स के रहे तो ये मैथ्स में बहुत अच्छे से ट्रेंड थे। तो उनके मित्र ने उनसे मदद मांगी कि हमारा ये प्रश्न को थोड़ा सॉल्व कर दो। तो उन्होंने वो प्रश्न सॉल्व करने के लिए वो किताब पढ़ना चाहा और वो किताब में जो एग्जाम्पल था वो ये कि जब एग्रीकल्चरल आउटपुट अच्छा रहता है, जब सीजन बढ़िया रहता है तो इन फार्मर्स की इनकम बहुत कम हो जाती है।
और ये बात उनके एक्सपीरियंस, उनके अनुभव से जुड़ा था, क्योंकि वो बताते हैं कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया जब वो डेयरी फार्म में थे अपने बचपन में। उन्होंने देखा कि उनके माताजी और पिताजी किस तरह से स्ट्रगल करते थे फार्म को ठीक रखने में। मतलब कि जब अच्छा मिल्क आता था तो उसके भाव गिर जाते थे और इनके घर में इनकम कम हो जाता था। तो ये उन्हें बड़ा आकर्षित किया, ये जो एक्सप्लेनेशन, ये जो एक समझ इकोनॉमिक्स के उस इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट बुक से उन्हें मिला, वो उन्हें बहुत आकर्षण किया और उन्होंने इसीलिए फिजिक्स मेजर की पढ़ाई छोड़ के वो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स में आ गए। वो एक और बात बताते हैं कि वो फिजिक्स मेजर तक पहुंच गए थे, इसलिए उनकी जो बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स की पढ़ाई बहुत स्ट्रांग नहीं थी, उनको सब काफी खुद से करना पड़ा। तो इसीलिए उन्हें जो बहुत एडवांस्ड इकोनॉमिक्स है, जैसे फाइनेंस हो गया, इकोनॉमेट्रिक्स हो गई, वहां उन कोर्सेज में एडमिशन नहीं मिला। उनको उस समय के जो काफी पिछले कोर्सेज थे, जैसे लेबर इकोनॉमिक्स हो गया और इस तरह के एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये जो काफी नॉन अट्रैक्टिव कोर्सेज उस समय के थे, उसी में उनको एडमिशन मिला। तो इस तरह से उन्होंने लेबर इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की, उन्हें लेबर इकोनॉमिक्स का मौका मिला और आज वो श्रम इकोनॉमिक्स में, लेबर इकोनॉमिक्स में नोबेल लॉरिएट है। ये उनके बारे में थोड़ा हमने बैकग्राउंड बताया। अब किस मेथोडोलॉजी, कौन से काम के कारण उनका इतना रिकग्निशन है, उसकी हम बात करें। जैसे मैंने कहा कि ये तीनों कोलीग्स, तीनों नोबेल लॉरिएट्स ने नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स जो मेथोडोलॉजी है उसके ऊपर उन्होंने काम किया और उसके अनुसार उन्होंने कुछ स्थापित चर्चा और स्थापित क्या कहते हैं, विश्वास, जो स्थापित विश्वास, अर्थशास्त्र के स्थापित विश्वासों को उन्होंने सवाल किया। वो स्थापित विश्वासों पे उन्होंने प्रश्न उठाए और प्रश्न, तो वो 1990 से अपना रिसर्च और लिखना, पब्लिकेशन का काम कर रहे हैं और 2021 में उनके काम को सराहा गया है, उनके काम को रिकग्नाइज किया गया। इससे पहले भी एक बहुत ही माननीय पुरस्कार, यूएस यूनिवर्सिटी का पुरस्कार भी उन्हें मिल चुका है। तो ये है कि 1990 से उनका काम है और 2021 में उनका रिकग्निशन हुआ एज ए नोबेल लॉरिएट। तो ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट का मैंने एक बैकग्राउंड बताया कि उनका जो उच्छेर था, एक डेयरी फार्म में जो उच्छेर था, उसको लेते हुए आगे उन्होंने क्या, कौन सा काम किया। अब जैसे मैं बता रही थी कि कॉजलिटी मतलब कारण, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स हैं। आप अज्यूम कर लीजिए जो श्रम अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड साहब का काम है, अगर हम उसका एग्जाम्पल लें तो दो वेरिएबल्स की बात करें। एक आपका हो गया मिनिमम वेज, जो उनका काम है कि मिनिमम वेज और एम्प्लॉयमेंट, ये दो उनके वेरिएबल्स उन्होंने लिए। तो मिनिमम वेज का असर एम्प्लॉयमेंट में कैसा रहता है, अगर मिनिमम वेज बढ़ा दिया जाए तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है या कम होती है। स्थापित विश्वास जो है इकोनॉमिक्स मॉडल का, स्थापित विश्वास वो ये है कि जब मिनिमम वेज बढ़ा जाता है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। ये स्थापित विश्वास है, स्थापित डॉक्ट्रिन है, स्थापित पॉलिसी है और स्थापित थ्योरी है। इसी के ऊपर पॉलिसी है। हम सब जानते हैं कि मिनिमम वेज को लेके एक अपना एक इतिहास है, एक अपना एक संघर्ष है और 1990s के बाद जो मिनिमम वेज का स्वरूप है वो भी थोड़ी आगे बात करेंगे। पर दो अगर हम वेरिएबल ले, एक मिनिमम वेज और एक एम्प्लॉयमेंट, ये दो। अब इसको जैसे अगर एम्प्लॉयमेंट कम हुई तो ये कहना कि मिनिमम वेज बढ़ा इसके कारण एम्प्लॉयमेंट कम हुई, ये कॉजलिटी है। कॉज आप बता रहे हैं, इसी कॉज से ये हो रहा है। तो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि इसके तो और भी बहुत वजह हो सकते हैं। जैसे अगर एक हम एग्जांपल लें कि मिनिमम वेज को बढ़ाया गया और एम्प्लॉयमेंट बढ़ी,
तो इसका ये मतलब क्या हो गया कि मिनिमम वेज के बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, क्योंकि बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे ये रिसेशन का टाइम है, ग्रोथ, ग्लोबल ग्रोथ, या जिस कंट्री विशेष की बात हो रही है उसकी उसकी ग्रोथ बढ़ रही है या कम हो रही है, इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से हो रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो रहा है, उस समय कोविड था कि नहीं था, ब्लैक डेथ का सिचुएशन था कि नहीं था, उस राज्य या देश में क्या फ्लड आया था नहीं आया था, क्या वो देश बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो पाया पिछले सालों में, इसीलिए वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। मतलब बहुत कारण हो सकते हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा या घटा। तो ये बताना कि मिनिमम वेज से ये आउटकम जुड़ा है, ये बताना सोशल साइंस में मुश्किल है ना। ये चीज को समझाने के लिए एक पद्धति, एक साइंटिफिक मेथड, एक पद्धति को यूज किया जाता है जिसको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स बोलते हैं, इसको RCT बोलते हैं। हम जानते हैं कि अभिजीत बैनर्जी, प्रोफेसर अभिजीत बैनर्जी, जिन्हें नोबेल प्राइज मिला था पिछले समय, उन्होंने रैंडमाइज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स का उपयोग किया था, लेकिन उसमें भी लिमिटेशंस हैं। और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स मोस्टली मेडिकल एरिया में काम होता है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि एक आप ट्रीटमेंट ग्रुप, एक को ट्रीटमेंट ग्रुप कहते हैं और एक को कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। ट्रीटमेंट ग्रुप में जो रिसर्चर है वो इंटरवेंशन देता है, मतलब जो आप मेडिकल एग्जाम्पल से लें तो एक ग्रुप को हम वो ड्रग नहीं देते हैं, बाकी सारे सिमिलैरिटीज को सेम रख के, उम्र हो गया, हेल्थ कंडीशन हो गई, सबको सिमिलर रख के जो कंट्रोल ग्रुप है उसे हम वो मेडिसिन देते हैं और फिर टेस्ट करते हैं कि दोनों ग्रुप्स के मेडिकल आउटकम्स क्या है। तो बताया जा सकता है, काफी एक्यूरेटली बताया जा सकता है कि ये ड्रग की एफिकेसी, जैसे वैक्सीन से भी यही किया गया कि ये वैक्सीन की एफिकेसी, जब वैक्सीन आया उससे पहले जो ट्रायल्स हुए वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स पे हुए। हमने ये न्यूज में बहुत देखा भी है कि ट्रायल में सैंपल ठीक था, सफिशिएंट था, छोटा था, बड़ा था, ये सारे क्रिटिसिज्म हमने सुने थे वैक्सीन के टाइम पे। तो ये हो गया रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो कॉजलिटी समझा सकती है। लेकिन एक इसमें जो खास बात है रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल में क्या है कि जो रिसर्चर है, मतलब चाहे वो डॉक्टर हो गए, चाहे वो साइंटिस्ट हो गए, चाहे वो फार्मासिस्ट हो गए, उनका इंटरवेंशन रहता है। वो अपनी तरह से एक वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे एक अमुक मेडिसिन या एक अमुक टेक्नोलॉजी की वैक्सीन, तो वो रिसर्चर का उसमें बहुत एक एक्टिव इंटरवेंशन रहता है, एक्टिव रोल रहता है। ये बात है रैंडमाइज कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स में। लेकिन नेचुरल एक्सपेरिमेंट क्या? नेचुरल एक्सपेरिमेंट में जो रिसर्चर है उसका इंटरवेंशन नहीं रहता, ये कॉजलिटी ही समझाता है कि एक्स वाई के कारण हुआ या वाई एक्स के कारण हुआ, लेकिन इसमें रिसर्चर का इंटरवेंशन नहीं कुछ हो सकता, राइट। तो डेविड कार्ड और इनके जो कोलीग्स हैं ये नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के तहत कॉजलिटी समझाते हैं। तो जब 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 रिसर्चर का इंटरवेंशन नहीं रहेगा तो ये किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं? तो ये वो उस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हैं कि एक फेनोमेना हो गया, एक फेनोमेना हो चुका है। वो फेनोमेना जैसे अगर मिनिमम वेज एक्ट आ गया, ये रिसर्चर ने नहीं किया, ये एक फेनोमेना है, एक बदला हुआ सिचुएशन है। जब ये सिचुएशन बदला हुआ है और इसमें कोई फेरबदल होता है, मिनिमम वेज बढ़ा, और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक और जुरिस्डिक्शन से, एक और रीजन से जहाँ पे मिनिमम वेज नहीं बढ़ा, और दोनों को फिर अगर कंपेयर किया जाए
एम्प्लॉयमेंट लेवल्स के आधार पे, तो ये कहना साइंटिफिकली सही होगा कि बाकी सारी चीजों में कोई फेरबदल नहीं है, बाकी सब जैसा था वैसा ही है। सिर्फ एक नेचुरल फिनोमेना हुआ, जैसे कि एक लॉ का आना या एक अमेंडमेंट का होना या कोविड का आना, ये अपने आप से हुआ, इसमें रिसर्चर का इंटरवेंशन नहीं है। और उससे फिर जब आप एक कंपेरेबल जुरिस्डिक्शन, एक कंपेरेबल सिटी या एक कंपेरेबल डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉयमेंट लेवल्स को कंपेयर करते हैं, तो ये बताया जा सकता है कि ये मिनिमम वेज का बढ़ना या घटना का असर एम्प्लॉयमेंट पे कितना है। तो ये फर्क है कोरिलेशन और कॉजलिटी में। कॉजलिटी को रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल से दिया जा सकता है। रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स में रिसर्चर का इंटरवेंशन रहता है। कहा जाता है कि जब रिसर्चर इंटरवीन करता है तो उसके काफी लिमिटेशंस होते हैं, कि बहुत सारी चीजें जो रिसर्चर कंट्रोल नहीं कर सकता, और काफी सारे इंटरवेंशंस रिसर्चर के हो सकते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि हमें स्कूलिंग में देखना है कि कितने साल, अगर एक बच्चा 2 साल एडिशनल पढ़ता है तो उसकी इनकम लेवल कितनी होती है, तो ये हम इंटरवीन करके तो नहीं रोक सकते किसी को 2 साल कि वो आगे ना पढ़े। तो इस तरह के सैंपल्स ढूंढना, कहाँ से हम परफेक्ट सैंपल ढूंढेंगे जहाँ पे ये बच्चे हैं जो जो आगे 2 साल नहीं पढ़ेंगे, ये हम नहीं कर सकते, रिसर्चर नहीं कर सकता। इसलिए वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स के लिमिटेशंस हैं। पर नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में, जैसे कोविड है, हम प्री कोविड पोस्ट कोविड स्टडी करें तो हम कोविड इंड्यूस नहीं कर सकते, कोई रिसर्चर कोविड इंड्यूस नहीं कर सकता। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, उसके ऊपर जो भी चर्चाएं हैं, लेकिन एक फिनोमेना है और वो फिनोमेना के ऊपर ये कंपैरिजन करना। सो डेविड कार्ड और उनके कोलीग जो हैं, उन्होंने नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स का साइंटिफिक मेथड यूज किया और उन्होंने इसके तहत कॉजलिटी, कारण, 2 वेरिएबल्स के बीच में कारण को स्थापित किया। डेविड कार्ड ने काफी विषयों पे काम किया है और ये एक जानने की बात है कि वो सारे जो विषय हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनके पेपर्स अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दों पे हैं, लेकिन एक तरीके से वो जुड़े हुए भी हैं। जैसे उन्होंने, उनका जो प्रश्न था, रिसर्च प्रश्न था, वो ये कि भाई मिनिमम वेजेस एम्प्लॉयमेंट को, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट को किस तरह इम्पैक्ट करता है, ये उनका एक प्रश्न था। वो लेबर श्रम अर्थशास्त्र से काफी जुड़े रहे। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल उनका था कि जो इमिग्रेशन है, क्योंकि दुनिया भर में इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा सवाल है, जैसे दुनिया भर में एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा सवाल है, और दुनिया भर में लेबर, एक श्रम एक बहुत बड़ा प्रश्न है। उसके तरह तरह के प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन ये सोशल रियलिटीज हैं। श्रम, रोजगार, इमिग्रेशन, ये सारे मुद्दे श्रम, और श्रम जब हम कहते हैं तो दुनिया भर के ज्यादातर लोग श्रमजीवी हैं और बहुत कम लोग हैं जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में हैं, और उससे भी कम है जो सीईओज और मैनेजर्स की श्रेणी में आते हैं। तो ये एक प्रश्न हुआ मिनिमम वेज और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दूसरा प्रश्न हुआ इमिग्रेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स, क्योंकि इसमें बात आती है, जैसे हमने देखा पूरा 90s के बाद का जो समय था, बहुत इमिग्रेशन हुआ। 2016, 17, 18 का जो समय था, हमने यूएस में उसका एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म भी देखा। रोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल प्रश्न था इमिग्रेशन को लेके, इमिग्रेंट्स को लेके। और बाइडेन का आना भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो था कि इमिग्रेशन, प्रो इमिग्रेंट्स पॉलिसीज को लेके उन्होंने एक अपना पॉलिटिकल मुद्दा बनाया। तो वो सब जो है, लेकिन इमिग्रेशन एक बहुत बड़ा सवाल रहा है। उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक, क्योंकि श्रम जो है, श्रम और श्रमजीवी, वो एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है
कि भाई कितने श्रम जीवी, सो स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स का जो कैटेगरी है वो एक एजुकेशन से जुड़ा है। सो डेविड कार्ड ने एजुकेशन पे भी जो प्रश्न पे काम किया था वो है कि लॉन्गर एजुकेशन, कि जितने साल आप एजुकेशन लेते हैं उसका आपके फ्यूचर इनकम पे क्या असर है। तो ये भी एक कॉजलिटी का प्रश्न है। ये लगता है कि बड़ा साधारण है कि जितना आप एजुकेटेड रहेंगे उतना आपका इनकम बढ़ेगा, ये एक साधारण समझ है, इसमें क्या ही रिसर्च हो। लेकिन ये जानने की बात है कि 1990s यूएस में एक बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि years ऑफ एजुकेशन मैटर नहीं करता है, जो मैटर करता है वो है इंडिविजुअल स्किल, के वो एक स्टूडेंट जो 14 साल का एजुकेशन लिया है और एक स्टूडेंट जो 10 साल का एजुकेशन लिया है, उन दोनों के फ्यूचर अर्निंग्स में जो फर्क है वो फर्क उनकी खुद के जो इंडिविजुअल एट्रीब्यूट्स हैं कि भाई मैं कितना महत्वाकांक्षी हूँ, मेरा लैंग्वेज स्किल्स कितना अच्छा है, मेरे बैकग्राउंड में कितना इन्फ्लुएंस है, इंडिविजुअल स्किल्स में कितना हार्ड वर्किंग हूँ, ये एक बहुत बड़ा डिबेट आ गया था कि ये मैटर करता है, ना कि इयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो डेविड कार्ड ने ये प्रश्न को लिया, इसका साइंटिफिक स्टडी किया और उन्होंने वो कुछ अपने एम्पेरिकल आउटकम्स लेकर आए हैं, जो उस समय का जो क्वेश्चन उठा था कि इयर्स ऑफ एजुकेशन फ्यूचर इनकम को इफेक्ट, इतना मार्जिनल इनकम, मतलब हम ये इसमें ये बात नहीं है कि आप बिल्कुल कॉलेज गए ही नहीं है, आपको कुछ एजुकेशन ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका इनकम लेवल कम रहेगा। लेकिन ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बात पे उठा था कि भाई 12 साल एजुकेशन, 14 साल एजुकेशन, इनकी फ्यूचर इनकम्स में कितना फर्क है, तो इसके ऊपर उन्होंने काम किया था। और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स यहाँ इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब तक जब तक आपके पास कंपेयर करने के लिए एक ऐसा आइडेंटिकल सैंपल नहीं होगा, जैसे मिनिमम वेज विदाउट मिनिमम वेज, तो आपको अभी कौन सा देश विदाउट मिनिमम वेज मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, मिले तो वो कितना ही एक अलग देश होगा, इकोनॉमिक के हिसाब से, पॉलिटी के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो वो कंपेयर नहीं आप कर पाएंगे। इसीलिए कॉजलिटी को समझाने के लिए नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के तहत ये जो नेचुरल फेनोमेनाज हुए, वो मिनिमम वेज हो गया, इमिग्रेशन हो गया। जैसे इमिग्रेशन में भी बहुत मुश्किल है कोई देश ढूंढना जहाँ पे इमिग्रेशन का असर कम है या ज्यादा है और उसको कंपेयर करें, क्योंकि उनके पॉलिटी, इकोनॉमी, इनकम लेवल्स, टेक्नोलॉजी, कल्चर, बिलीफ, हर तरह से वो अलग होंगे, इसलिए कंपैरिजन बहुत मुश्किल है, जो कि नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स के तहत किया जा सकता है और डेविड कार्ड और उनके सहयोगियों ने किया। तो डेविड कार्ड का जो स्टडी है लेबर मार्केट, मिनिमम वेज, इमिग्रेशन और एजुकेशन, ये 4 एरियाज पे उनके काम है। और वो क्या बताते हैं उन्होंने जो स्थापित विश्वास है, डोमिनेंट डिस्कोर्स जिसको हम कहते हैं, जिसके तहत पॉलिसीज भी बनती है, उसको उन्होंने चैलेंज किया। मिनिमम वेज की अगर बात करें तो वो क्या था, जो डोमिनेंट व्यू है, जिसको हम मानते हैं अभी, वो क्या था जिसके सामने डेविड कार्ड का काम है। तो डोमिनेंट व्यू ये है कि भाई फ्री मार्केट, एंड फ्री मार्केट में जो जिस चीज की डिमांड है उस चीज की सप्लाई हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे और इंटरेक्ट करके एक प्राइस सेट होगा और वो प्राइस एक एफिशिएंट प्राइस है और गवर्नमेंट उसमें इंटरवीन ना करे। सो स्पेशली
19th सेंचुरी के बाद हम देखें तो पहले हम थोड़ा उसका हिस्ट्री देख लेते हैं कि ये मिनिमम वेज का इतिहास हम देखें तो 1949 में हमें मिलता है ऑर्डिनेंस ऑफ लेबरर्स। ये है ओरिजिन, मिनिमम वेजेस का ओरिजिन है। फिर इसके बाद हिस्ट्री थोड़ा देख के हम डोमिनेंट जो तथाकथित विश्वास है मिनिमम वेज और उसके असर ऑन एम्प्लॉयमेंट को लेके उसकी बात करेंगे। तो 1349 ऑर्डिनेंस ऑफ लेबरर्स, किंग एडवर्ड थर्ड ने मैक्सिमम वेज वो लेकर आए थे। हम मिनिमम वेज की बात करें, मिनिमम वेज का इतिहास 1349 में मैक्सिमम वेज के हिसाब से आया था। तो ये मैक्सिमम वेज क्यों आया? अब देखिए मिनिमम वेज का इतिहास आप देखिए तो मैक्सिमम वेज आया 1349 में, और ये आया क्योंकि 1348 में ब्लैक प्लेग हुआ था, और ब्लैक प्लेग में बहुत 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 बड़ी संख्या में लोग मर गए थे, और इसमें सबसे ज्यादा मौतें श्रमजीवियों की हुई थी, उस समय के जो श्रमजीवी थे 1348 में। तो इसीलिए क्योंकि श्रम इतना कम हो गया था, तो श्रम जिस कीमत पे काम करना चाहते थे, जिसको वेज कहते हैं, वो बढ़ गया, काफी बढ़ गया, उस समय के हिसाब से काफी बढ़ गया। और इतना बढ़ गया कि किंग एडवर्ड थर्ड 1349 में उन्होंने वो मैक्सिमम वेज एक्ट लेकर आए कि इससे ज्यादा वेज आप डिमांड नहीं कर सकते और आपको दिया नहीं जाएगा। ये इतिहास है मिनिमम वेज का। इसके सामने फिर काफी उस समय के बुद्धिजीवी और उस समय के लोगों ने इसके मैक्सिमम वेज के सामने रेजिस्ट किया, प्रोटेस्ट किया, और 1604 तक आते आते एक मिनिमम वेज एस्टैब्लिश हुआ। 1604 में किंग जेम्स वन ने 1604 में मिनिमम वेज एक्ट की स्थापना की। आगे चलते चलते 19th सेंचुरी में अगर हम देखें तब हम देखते हैं स्टैट्यूट्स ऑफ लेबरर्स। स्टैट्यूट्स ऑफ लेबरर्स मतलब 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि मिनिमम वेज एक्ट को हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि 19th सेंचुरी में हम एक लेसेस फेयर इकोनॉमी की तरफ अच्छी तरह से आ गए हैं, पूरी तरह से आ गए हैं, और यूनाइटेड किंगडम एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरह उभर गया है। और लेसेस फेयर इकोनॉमी में जो हम जोड़ेंगे डोमिनेंट डिस्कोर्स के साथ, लेसेस फेयर इकोनॉमी ने बहुत ही ज्यादा रेजिस्ट किया, निगेट किया, क्रिटिसाइज किया रेगुलेशन ऑफ वेजेस को। कहते हैं वेजेस मार्केट फोर्सेस डिमांड करेगा, जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई है प्रोडक्ट्स की, लेबरर्स की, उस तरह से किया जाएगा। गवर्नमेंट मिनिमम वेज एक्ट अगर डाले तो उसका खराब असर एम्प्लॉयमेंट पे होगा। तो ये बात 19th सेंचुरी तक आते आते यूनाइटेड किंगडम में आ चुकी है, जब यूनाइटेड किंगडम पूरी तरह से कैपिटलिस्ट और लेसेस फेयर इकोनॉमी बनी। इस समय में सबसे पहला जो मॉडर्न मिनिमम वेज एक्ट आया यूनाइटेड किंगडम में, तो ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिशन में पूरा डिस्कशन चला, लेकिन न्यूजीलैंड में 1890 में पहला रेगुलेशन टू डिटरमाइन मिनिमम वेजेस आया। यूनाइटेड स्टेट्स में मिनिमम वेज इंट्रोड्यूस हुआ 1938 में, और इंडिया में मिनिमम वेज एक्ट हुआ इंट्रोड्यूस हुआ 1948 में। ये एक छोटा सा ब्रीफ हिस्ट्री मिनिमम वेज के बारे में। इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि मिनिमम वेज आया मैक्सिमम वेज के तहत, और वो मैक्सिमम वेज आया ब्लैक डेथ के तहत। तो डोमिनेंट व्यू अगर हम देखें तो ये माना जाता है, लेसेस फेयर इकोनॉमी कैपिटलिज्म में माना जाता है कि ये एक आर्टिफिशियल प्राइस कंट्रोल है, गवर्नमेंट रेगुलेशन का एक आर्टिफिशियल प्राइस कंट्रोल है, और इससे लेबर मार्केट डिस्टॉर्ट होता है। यानी कि
जो जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए मिनिमम वेज एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगी तो एम्प्लॉयर्स कम एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये एक लेसेस फेयर इकोनॉमी का डोमिनेंट व्यू है। और अगर अगर मिनिमम वेज को एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयमेंट में आ जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी, जैसे एम्प्लॉयड पीपल टैक्स भी पे करेंगे, एम्प्लॉयड पीपल मार्केट में परचेज भी करेंगे। तो इसीलिए जो बेनिफिट है ऑफ रिमूविंग मिनिमम वेज इज मच मोर देन एनी प्रोटेक्शन। जो हम प्रोटेक्शन मिनिमम वेज से जो हम प्रोटेक्शन देना चाहते हैं वर्कर्स को, वो प्रोटेक्शन का कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसकी बेनिफिट बहुत कम है। और मिनिमम वेज को हटा देंगे तो बेनिफिट बहुत ज्यादा है और कॉस्ट बहुत कम है। बेनिफिट जैसे मैंने आपको बताया कि लोग एम्प्लॉय हो जाएंगे, टैक्स पे करेंगे, मार्केट में परचेजिंग पावर आएगा और ये सारी बातें। तो हम जानते हैं कि मिनिमम वेज साल दर साल बहुत मूवमेंट होता है। लेबर यूनियंस की डिमांड रहती है कि इन्फ्लेशन जैसे बढ़े वैसे वैसे आप मिनिमम वेज को भी बढ़ाएं। एक फाइट फॉर 15 अभी इन दिनों यूएस में चला है। फाइट फॉर 15 मतलब $15 पर आवर की फाइट एक चल रही है। लेकिन हकीकत यह है, 1990s के बाद का हकीकत यह है कि मिनिमम वेज को जब बढ़ाया जाता है इन्फ्लेशन के सामने, तो इन्फ्लेशन हमेशा आगे रहता है कंपेयर टू द इंक्रीज इन मिनिमम वेज। और इसके तहत दशक दशक हम देखते हैं कि जो वर्कर्स हैं उनका मिनिमम वेज होने के बावजूद, क्योंकि वो इन्फ्लेशन के रफ्तार से नहीं जोड़ पाता है अपने आप को, मतलब गवर्नमेंट उसको चेंज नहीं करती है जिस भी देश की स्टेट हो, अनलेस जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग यूनियंस हैं वहाँ बेटर इंक्रीज ऑफ मिनिमम वेज एज अ पॉलिसी वो कर पाते हैं। तो एम्प्लॉइज ये इन्फ्लेशन के तहत मिनिमम वेज होने के बावजूद भी उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, जबकि जो एम्प्लॉयज हैं वो गेन करते हैं, क्योंकि उन्हें उस तरह का प्रमाण में वेज नहीं देना, पर उनकी कमोडिटीज की प्राइस बढ़ जाती है, तो उस तरह से उनकी प्रॉफिट्स बढ़ती हैं। तो ये डोमिनेंट व्यू है जिन्होंने बताया कि भाई नहीं रेगुलेट करना चाहिए वेज मार्केट को, उसको फ्री छोड़ दो। उसके सामने जो बात आई वो ये कि सिर्फ अगर आप वेज कम कर दोगे तो एम्प्लॉयर के लिए कॉस्ट कम हो जाएगा, इसलिए क्या वो दुनिया भर के वर्कर्स को रख लेंगे? ये बताया गया जो डोमिनेंट व्यू के ऑपोजिशन में जो बात है, थ्योरेटिकल बात है कि ये इस तरह से एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ती है जब परचेजिंग पावर लोगों के पास ज्यादा होता है और उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है। जब उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े तभी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और परचेजिंग पावर को बढ़ाने का एक ही तरीका है और वो है एम्प्लॉयमेंट देना, वो भी एक मिनिमम वेज पे एम्प्लॉयमेंट देना, ताकि लोगों के पास वो परचेजिंग पावर रहे। एक और आर्ग्यूमेंट जो डोमिनेंट व्यू के सामने है वो ये कि अगर आप मिनिमम वेज को हटा देते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम के तहत क्वालिफाई हो जाएंगे। तो मिनिमम वेज हटाने के जो फायदे गवर्नमेंट को है उससे ज्यादा गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा। जब इतने लोग, इतनी बड़ी संख्या में लोग मिनिमम वेज के तहत कवर्ड नहीं होंगे तो या तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे या फिर बहुत ही लो लेवल ऑफ इनकम रहेगी जिसके तहत वो गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो ये एक देखना जरूरी रहता है कि दोनों की कॉस्ट बेनिफिट क्या है मिनिमम वेज। तो डोमिनेंट व्यू ने तो ये क्लियरली बताया कि कॉस्ट ज्यादा है, मिनिमम वेज का कॉस्ट ज्यादा है, इकोनॉमिकली एफिशिएंट नहीं है। और ऑल्टरनेट व्यू ने ये बताया कि बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि ऑल्टरनेटिवली पॉलिसी में जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाता है।
अच्छा, तो ये बात आई कहाँ से? ये जो पूरा डोमिनेंट व्यू का जो अंडरस्टैंडिंग है, ये कहाँ से आया? तो इसको हम ट्रेस अगर करें तो माल्थुसियन थ्योरी तक हमें जाना पड़ेगा। 18th सेंचुरी की बात है, और 18th सेंचुरी में एक प्रोफेसर थे माल्थस जिनका नाम था, उन्होंने 1798 में अपनी किताब रखी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के ऊपर उनकी स्टडी थी, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल स्टडी है। 1798 वो समय हम मान सकते हैं, समझ सकते हैं कि उनकी स्टडी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट पे बेस्ड है। वो क्या बताते हैं, वो बहुत क्लियरली बताते हैं कि देखो, लैंड, उन्होंने लैंड को फिक्स्ड इनपुट के हिसाब से देखा कि ये लैंड है और ये फिक्स्ड इनपुट है। इसकी लॉजिक कहाँ से आई? इसकी लॉजिक एक रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, जिन्होंने बताया कि सबसे पहले सबसे फर्टाइल लैंड को यूज किया गया, फिर पॉपुलेशन बढ़ा तो उससे कम फर्टाइल लैंड को यूज किया, ऐसे करते करते जो सबसे कम फर्टाइल लैंड है वहां पे यूज किया गया। और वो लैंड इतनी नॉन फर्टाइल थी कि हम जितना श्रम उसमें डालें तो उसके सामने, श्रम के सामने जो श्रम पे रिटर्न आना चाहिए वो जीरो होके नेगेटिव भी हो जाता है। यानी कि एक फिक्स्ड इनपुट पे जब हम एक वेरिएबल इनपुट श्रम फाइनाइट नहीं है, लैंड जैसा फिक्स नहीं है, ऐसा माल्थस ने बताया। तो ये फिक्स के ऊपर जब हम श्रम को बढ़ाते रहते हैं तो श्रम, उससे जो उत्पादन की जो क्षमता है वो श्रम की कम हो जाती है, क्योंकि वो जो लैंड है, जमीन है, और वो भी मोर फर्टाइल, लेस फर्टाइल, लीस्ट फर्टाइल करके जो बताया गया है, उसमें श्रम का उत्पादन जीरो हो जाता है। जीरो मतलब श्रम काम कर रहा है लेकिन श्रम अपना सब्सिस्टेंस वहां से नहीं निकाल पा रहा, श्रम इतना भी नहीं निकाल पा रहा कि वो उस उत्पादन के सामने अपना गुजारा कर सके। ये डोमिनेंट व्यू जो है कि मिनिमम वेज होना ही नहीं चाहिए, उसका आधार जो है वो आधार माल्थस की थ्योरी है, जिसको बताया जाता है डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के एक फिक्स फैक्टर के ऊपर जब हम वेरिएबल फैक्टर श्रम को बढ़ाते रहते हैं तो हर एडिशनल श्रम की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट जब रेगुलेट करके एक मिनिमम वेज दे तो मिनिमम वेज के बहुत नीचे का प्रोडक्टिविटी अगर श्रम उत्पादन कर रहा है तो ये बोझ हो जाता है एग्रीकल्चर लैंड ओनर के ऊपर, श्रम का बोझ हो जाता है उस समय का एग्रीकल्चर ओनर के ऊपर। और इसलिए और मॉडर्न टाइम में अगर हम देखें तो ये श्रम जो उत्पादन नहीं कर रहा है क्योंकि डिमिनिशिंग प्रोडक्टिविटी के हिसाब से, तो वो एक बोझ बन जाता है इंडस्ट्री के ऊपर। इसीलिए गवर्नमेंट को रेगुलेट नहीं करना चाहिए। माल्थस के आगे 1947 में कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन की बहुत चर्चा हुई, जिन्होंने एक बात बताई। उन्होंने ये बोला कि देखिए, लैंड को फिक्स्ड जो माना गया वो तो एग्रीकल्चर सोसाइटी में के संदर्भ में बात है, और वो भी लैंड फिक्स्ड तो नहीं है। लेकिन इंडस्ट्रियल समाज में, क्योंकि हम 1947 की बात करें, इंडस्ट्रियल समाज में कॉब डगलस ने बताया कि जितना लेबर ऐड करते हैं अगर उतना ही आप कैपिटल ऐड करें तो जितना दोनों को अगर हम इक्वली ऐड करें, जैसे अगर हमने लेबर को हम जानते हैं कि लेबर डबल हो रहा है ना, चाहे वो माइग्रेशन हो, चाहे वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो, अमुक साल में 10 साल में लेबर डबल होगा। तो अगर तब तक आप कैपिटल को डबल कर देंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी कम नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कॉब डगलस को कहते हैं फैक्टर इनपुट मॉडल, मतलब जितना आपने एक इनपुट डाला उतना आप दूसरा इनपुट डालेंगे तो जो रिटर्न्स टू स्केल है बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, एक कांस्टेंट फॉर्म में बढ़ेगा। जितना लेबर बढ़ा उतना कैपिटल बढ़ा, उतना ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ये बात आई न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के तहत, कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के तहत। और ये कैपिटल को तो कैपिटल बढ़ाया जाए तो फिक्स फैक्टर अब नहीं है, कोई भी इनपुट फिक्स फैक्टर नहीं है। लेबर
जब बढ़े तो कैपिटल को उतना बढ़ाया जाए और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जब तक कैपिटल को आप इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल तो फ्री नहीं है, कैपिटल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमें मिलता है, मार्केट में मिलता है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जब तक कैपिटल का रिटर्न, मार्जिनल रिटर्न्स टू कैपिटल जिसको बोलते हैं, कैपिटल का रिटर्न कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा हो, इंटरेस्ट रेट से ज्यादा हो, तब तक कैपिटल इन्वेस्ट होता रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमें समझ आएगा कि इंटरेस्ट रेट जब ऊपर नीचे होता है, इसको ये जो इंटरेस्ट रेट का अभी बीच में इंडिया में देखें तो 1990s के बाद इंटरेस्ट रेट बहुत कम हुआ, इंटरेस्ट रेट 1990 से बाद कम रहा। अब बात हो रही है इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने के लिए। तो ये जुड़ा हुआ है मार्जिनल रिटर्न ऑफ कैपिटल के साथ। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो एक प्रश्न आ जाता है कि कितना कैपिटल इन्वेस्ट होगा, जितना लेबर की रिक्वायरमेंट है उतना कैपिटल इन्वेस्ट होगा कि नहीं, ये एक प्रश्न आ जाता है। डेविड कार्ड ने यूएस का एविडेंस लिया 1990 के बाद, और उन्होंने इजराइल का भी एविडेंस लिया, क्योंकि बहुत बड़े संख्या में पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ था, श्रम इंक्रीज हुआ था। 1990 में रशिया से इजराइल एक बहुत बड़े संख्या में श्रम ने माइग्रेट किया। और ये माइग्रेशन से अगर हम डोमिनेंट व्यू को देखें तो डोमिनेंट व्यू बोलेगा कि इतना जब एडिशनल वर्कफोर्स आया तो ये एम्प्लॉयमेंट वहां पे असर हुआ होगा, नेटिव एम्प्लॉयमेंट असर हुआ होगा। लेकिन ये डेविड कार्ड के स्टडी में ये बताया जाता है कि रशिया से जो इजराइल में माइग्रेशन हुआ उससे इन्वेस्टमेंट्स इजराइल में बहुत ज्यादा बढ़े और उससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अब जो पर्टिकुलर स्टडी है डेविड कार्ड की, उसकी बात करें तो उन्होंने जैसे 15 साल तो उन्होंने अलग अलग इश्यूज पे काम किया, श्रम पे काम किया। 1993 में उनका पेपर आया, एक प्रोफेसर, प्रिंसटन के प्रोफेसर हैं एलन क्रूगर के साथ, जिसने मिनिमम वेज का असर स्टडी किया किस पे, न्यू जर्सी के फास्ट फूड इंडस्ट्री के ऊपर। और ये स्टडी के फैक्ट्स क्या थे कि अप्रैल 1992 में यूएस में स्टेट ऑफ न्यू जर्सी ने मिनिमम वेज को इंक्रीज किया। 1992 में न्यू जर्सी ने मिनिमम वेज को इंक्रीज किया $4.25 से $5.5 पर आवर। ये एक नेचुरल एक्सपेरिमेंट, नेचुरल फेनोमेना बना। और उसका जो नेबरिंग स्टेट था पेनिसिल्वेनिया, मतलब बॉर्डर पे ही, अगर आप देखेंगे तो न्यू जर्सी है और एक बॉर्डर है और उसके बॉर्डर के साथ है, बॉर्डर से जुड़ा हुआ है पेनिसिल्वेनिया। तो ये उन्होंने पेनिसिल्वेनिया में मिनिमम वेज नहीं बढ़ाया गया, न्यू जर्सी में बढ़ाया गया, इसलिए इन्होंने ये दोनों को कंपेयर किया और फास्ट फूड इंडस्ट्री को नजर में रख के इन्होंने इसकी स्टडी की। तो क्वेश्चन क्या था, प्रश्न क्या था, रिसर्च प्रश्न कि जब मिनिमम वेज बढ़ता है, पॉपुलर डॉक्ट्रिन क्या है, अभी भी जो लेसेस है मार्केट मानती है कि जब मिनिमम वेज बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, बिकॉज ये एक कॉस्ट है फॉर द एम्प्लॉयर्स, ये कॉस्ट है, इसलिए नहीं होना चाहिए। तो ये प्रोफेसर कार्ड और क्रूगर के लिए एक बड़ा बढ़िया नेचुरल एक्सपेरिमेंट था ना, वो इंटरवीन कर रहे थे, बस एक ऐसा हुआ कि न्यू जर्सी में बढ़ाया जा रहा है मिनिमम वेज, पेनिसिल्वेनिया में नहीं बढ़ाया जा रहा है, तो दोनों को उन्होंने स्टडी किया। उन्होंने क्या देखा कि न्यू जर्सी के जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स की एम्प्लॉयमेंट है वो 13% से बढ़ी। इसके डिटेल्स हैं, बहुत सारे डिटेल्स हैं, उन्होंने किस तरह से स्टडी किया, सैंपल किया। उन्होंने 410 रेस्टोरेंट्स को कवर किया। उन्होंने फूड इंडस्ट्री इसीलिए ली क्योंकि वहाँ पे अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत ज्यादा काम करते हैं। ऑल्सो कि फास्ट फूड इंडस्ट्री एक बहुत 1990s में
बहुत क्या कहते हैं ग्रोइंग स्टेज पे थी, तो बहुत वहाँ पे यंग और सेमी स्किल्ड वर्कर्स वहाँ पे ज्यादा थे। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब लेबर मार्केट में मिनिमम वेज को बढ़ाया जाता है तो एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है। इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, 13% इंक्रीज उन्होंने अपने स्टडी में दिखाया। दूसरा उन्होंने इमिग्रेंट्स के ऊपर जो काम किया था उसमें भी उन्होंने जो स्थापित अंडरस्टैंडिंग है कि जितने माइग्रेंट्स आते हैं उतना नेटिव वर्कर्स की नौकरियां चली जाती है, उसके ऊपर उन्होंने काम किया, उन्होंने स्टडी किया। ये 1989 की स्टडी है जहाँ पे एक सडन इम्पैक्ट हुआ। ये था कि 125,000 क्यूबन इमिग्रेंट्स मियामी लेबर मार्केट में आए थे। 125,000 उस समय का बहुत ही बड़ा इमिग्रेंट्स की संख्या, क्यूबा के इमिग्रेंट्स थे जो मियामी लेबर मार्केट में पहुंचे 1980 और 1985 के बीच में। और उस समय की जो स्टडीज थी उन्होंने उसमें ये बताया कि ये जो इमिग्रेंट्स आए, ये इमिग्रेंट के कारण मियामी का जो वर्कफोर्स था, लेबर मार्केट था, वहां 7% इंक्रीज हो गया, 7% ऑफ वर्कफोर्स बढ़ा। और ये बढ़ने के कारण जो नेटिव लो स्किल वर्कर्स थे, वहां के जो नेटिव मियामी के वर्कर्स थे, उनको उनकी एम्प्लॉयमेंट पे खतरा, उनका एम्प्लॉयमेंट डिस्टर्ब होना, उनका एम्प्लॉयमेंट कम होना। लेकिन प्रोफेसर कार्ड ने ये बताया कि 125,000 क्यूबन इमिग्रेंट्स जो मियामी लेबर मार्केट में आए, इससे कोई इफेक्ट नहीं हुआ नेटिव लो स्किल वर्कर्स के ऊपर। जो 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 एक बहुत आश्चर्यजनक बात है कि उनकी स्टडी में ये कैसे मिला कि 7% जब मियामी का लेबर फोर्स बढ़ा तो वहाँ के नेटिव लो स्किल नेटिव वर्कर्स के ऊपर के एम्प्लॉयमेंट पे कोई असर नहीं हुआ। ये जो क्वेश्चन है, ये जो बात है, कैसे असर नहीं हुआ, तो इसमें ये बताते हैं कि देखिए, जब आप लेबर मार्केट की बात करें तो इस तरह से बात करना कि 7% इंक्रीज हुआ इसीलिए 5% 4% डिक्रीज होना है, ये बात इस तरह से देखना ठीक नहीं है। देखना ये चाहिए कि लेबर मार्केट की का कॉम्पोजिशन क्या है। कॉम्पोजिशन में देखा जाएगा तो इनकी स्टडी में इन्होंने दो कॉम्पोजिशंस बताए, दो क्लियर कट कॉम्पोजिशंस बताए। एक कॉम्पोजिशन उन्होंने बताया कि जिसको उन्होंने कॉलेज एजुकेटेड, यूनिवर्सिटी एजुकेटेड बता दिया, और दूसरा उन्होंने बताया कि जो नॉन यूनिवर्सिटी एजुकेटेड है। तो ये दो उन्होंने सबसेट्स बनाए, उन्होंने ऐसे एक जनरल अंडरस्टैंडिंग नहीं किया, उन्होंने दो सबसेट्स बनाए। ये स्टडी में बहुत इंटरेस्टिंग बात यह निकलती है कि जो कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के जो वर्कर्स हैं, तो इमिग्रेंट्स में वो ज्यादा हैं। ये हम नहीं इतना जानते, हम समझते हैं कि इमिग्रेंट्स लो स्किल्ड में ही आते हैं, लो स्किल्ड सेमी स्किल्ड में आते हैं। पर प्रोफेसर कार्ड ने कुछ 120 स्टेट्स के ऊपर स्टडी किया और उन्होंने बताया, यूके है तो यूके में इमिग्रेंट्स यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन ज्यादा है, यूएस सबसे ज्यादा है, यूएस में भी ज्यादा है लेकिन यूके जितना नहीं है। कनाडा में, जहां से वो खुद आते हैं, कनाडा में पोस्ट कॉलेज लेवल के जो इमिग्रेंट्स है वो ज्यादा है। तो ये उन्होंने ये उनकी साइंटिफिक स्टडी की एक्यूरेसी ये थी कि जब आप स्किल वाइज अलग करते हैं तो ये दिखता है कि अगर कोई इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पे है तो वो एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी लेवल के आगे की जो पढ़ाई है और उससे जुड़े हुए जो जॉब्स हैं उसमें है। और फिर वो कहते हैं कि अगर उसमें है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो एक बहुत कॉम्पिटिटिव एरिया है, वहाँ बहुत जॉब्स भी हैं और वहाँ
और वो बहुत कम है कंपेयर टू द सेमी स्किल्ड एंड नॉन स्किल्ड वर्कर्स। ये संख्या बहुत कम है जो आपके कंपनीज में मैनेजर्स और सीईओज होते हैं, वहां ये कंपटीशन होता है, वो बहुत कम है लेबर मार्केट में। लेबर मार्केट का दैट विल नॉट बी मोर देन 7%, ज्यादातर है लो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड। तो लो स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड में ये बता रहे हैं कि नेटिव लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड और इमिग्रेंट लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। जो डोमिनेंट अंडरस्टैंडिंग है तथा कथित विश्वास जो है पॉलिसी में, वो ये कि ये सब्स्टिट्यूट्स हैं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, ये आएंगे तो वो हट जाएंगे, है ना। पर कार्ड की स्टडी ने ये बताया कि ये परफेक्ट इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं, कि ये इनको हटा नहीं रहे हैं। इनफैक्ट क्या हो रहा है आप समझिए, क्या हो रहा है कि एक और नीचे श्रेणी का काम तैयार हो रहा है जहां इमिग्रेंट्स को अब्सॉर्ब किया जाता है। मतलब ये बहुत ही एक करुणा वाली बात है। लेकिन क्योंकि नेटिव सेमी स्किल्ड नॉन स्किल्ड जो है उनके पास एजुकेशन में शायद वो सेम है, लेकिन उनके अदर स्किल जैसे लैंग्वेज स्किल में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो उस मार्केट में जिसको हम स्किल्ड सेमी स्किल्ड बोलते हैं, उस मार्केट में जहां नेटिव स्किल्ड और सेमी स्किल्ड है, वहां ये इमिग्रेंट्स असर नहीं कर पाते, क्योंकि नेटिव स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में ऐसे स्किल्स हैं जो नेटिव के पास नहीं है। तो ये नेटिव कहाँ जाते हैं? तो नेटिव एक और निचले श्रेणी का और कम वेजेस पे और दयनीय स्थितियों में, वर्किंग कंडीशंस में एक निचे लेवल का मार्केट बनता है जहां पे ये अब्सॉर्ब होते हैं। तो ये कहना कि इमिग्रेंट्स के आने से जनरली एक ब्रॉड लेवल पे नौकरियां नेटिव्स की जाती हैं, इस चीज को इन्होंने अपने स्टडी में कॉन्टेस्ट किया है। समय तो नहीं है ज्यादा, तो बहुत ही इसको कंप्लीट करने का कोशिश करती हूँ। छोटी सी बात, उन्होंने एजुकेशन के ऊपर जो काम किया है वो जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक 1990s में एक बात चल रही थी कि मार्जिनल डिफरेंस जो है यूनिवर्सिटी स्टडीज की, उससे फ्यूचर अर्निंग्स इम्पैक्ट नहीं होती। तो इन्होंने अपने स्टडी में ये बताया कि उन्होंने ये बताया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर फॉर स्कूलिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, रिसोर्सेज, सफिशिएंट रिसोर्सेज खर्च होने चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि उस वक्त जो डिस्कोर्स खड़ा हुआ था वो ये था कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग इतना इफेक्ट नहीं करती, जो हम जनरली समझते हैं कि जितना नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग होगा उतना फ्यूचर अर्निंग होगा। लेकिन उसके उस जनरल समझ के बीच में एक बात आई थी जो ये बता रही थी कि इट इज इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट जिससे फ्यूचर अर्निंग्स जुड़ा है, ना कि सिर्फ जैसे हम बता रहे हैं ना सोशल साइंस में कि एक्स सक्सेसफुल होगा वो सिर्फ स्कूलिंग पे आधार है या और भी एट्रीब्यूट्स पे। तब ये बात आ रही थी कि स्कूलिंग पे इतना आधारित नहीं है, दूसरे एट्रीब्यूट्स पे, इंडिविजुअल के मल्टीटास्किंग, इंडिविजुअल के अदर प्रोफिशिएंसीज, लैंग्वेज स्किल्स, एम्बिशन, ये सब पे फ्यूचर अर्निंग्स डिपेंडेंट है। तो उस बात पे प्रोफेसर कार्ड ने अपने एम्पिरिकल स्टडी में ये दिखाया कि स्कूलिंग के ऊपर जो रिसोर्स स्पेंड होता है वो फ्यूचर अर्निंग से जुड़ा है, डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। उसमें कुछ बातें उन्होंने बताई कि जैसे पीपल टीचर रेशियो है, तो पीपल टीचर रेशियो को अगर रिड्यूस किया जाए, घटाया जाए 5 स्टूडेंट्स तक, तो हम देखते हैं कि 0.4% इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्कूलिंग। मतलब अगर आप पीपल टीचर रेशियो को घटाएं, हम सब जानते हैं कि पीपल टीचर रेशियो जितना कम होता है उतना स्टूडेंट पे एक लर्निंग का असर बेटर रहता है और उससे फ्यूचर अर्निंग्स इम्पैक्ट होती है, पॉजिटिवली इम्पैक्ट होती है। उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम टीचर्स के इनकम को, अर्निंग्स को 10% से बढ़ाएं तो वो स्टूडेंट के फ्यूचर अर्निंग्स को 0.1% से इंक्रीज कर देता है।
तो इस तरह के उन्होंने वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करके एक कॉजलिटी, एक स्ट्रॉन्ग कॉजलिटी एस्टैब्लिश की बिटवीन द रिसोर्सेज स्पेंट बाय द स्टेट फॉर स्कूलिंग एंड एक इंडिविजुअल स्टूडेंट का फ्यूचर अर्निंग। और ये बात को वो वापस लेकर आए कि नंबर ऑफ इयर्स ऑफ स्कूलिंग सिर्फ नहीं, पर रिसोर्सेज स्पेंट टू फॉर स्कूलिंग स्टूडेंट के फ्यूचर अर्निंग को इम्पैक्ट पॉजिटिवली करता है। सो जैसे मैं बता रही थी कि लेबर पे उन्होंने काम किया, मिनिमम वेज और एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पे काम किया, उन्होंने इमिग्रेशन पे काम किया, उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, बताने के लिए कि रिसोर्सेज, स्टेट रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन are directly, directly the cause of higher returns from education for the student. तो और उन्होंने एजुकेशन में एक यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के ऊपर भी काम किया। तो काफी एजुकेशन और लेबर को एक ही प्लेटफॉर्म या एक ही स्पेक्ट्रम में अगर देखें कि एजुकेशन से ही तो जुड़ा है वर्क, और वर्क से जुड़ा है कि आप स्किल्ड है या अनस्किल्ड है या सेमी स्किल्ड है, और उससे जुड़ा है कैटेगरी ऑफ वर्किंग क्लास एंड व्हाइट कॉलर जॉब्स एंड मैनेजरियल एंड टॉप पोजीशंस। तो ये काफी उनका काम जो है एक जुड़ा हुआ है, एक प्रोग्रेशन है और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग वो है एक तरीका जिससे हम सारे स्टूडेंट्स, एक स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को टेस्ट करें, और ये टेस्ट करने का कारण क्या था कि कुछ स्पेशल प्रोग्राम स्कूल्स में बनाए गए जिसको गिफ्टेड प्रोग्राम्स कहते हैं, और इसमें खास करके जो लो इनकम और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनको गिफ्टेड प्रोग्राम्स में एडमिशन कितना मिले और वो उससे कितना बेनिफिट करें। तो ये लेकिन जो यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है इसमें एक मुद्दा रहता है कि बहुत ही जिनकी हाई एबिलिटी है स्टूडेंट्स की, उन्हीं को उनको आईक्यू के तहत मेजर किया जाए। वेरी हाई एबिलिटी स्टूडेंट, बहुत अच्छे कैपेबिलिटी के स्टूडेंट्स को आईक्यू मेजर के तहत स्क्रीन किया जाता है और उन्हें ये गिफ्टेड प्रोग्राम में डाला जाता है, और ये गिफ्टेड प्रोग्राम्स में स्पेशल टीचिंग, स्पेशल लर्निंग, स्पेशल कोर्सेज, तो ये काफी फायदा रहता है। तो प्रोफेसर कार्ड ने ये बताया कि ये आईक्यू जो है, आईक्यू एक एडवांस्ड टैलेंट का अच्छा स्टडी है, लेकिन एक रॉ टैलेंट का बहुत खराब स्टडी है, क्योंकि रॉ टैलेंट को स्टडी करने के लिए आपको कुछ और पैरामीटर्स चाहिए, नहीं तो जो अच्छे अफ्लुएंट बच्चे हों, जो जिनका परिवार लिखा पढ़ा हो, अच्छे इनकम से हो, उन्हें ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग का फायदा पूरी तरह से मिलता है, और जो कमजोर वर्ग से बच्चे आते हैं उन्हें नहीं मिलता। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग में आईक्यू के साथ एक और पैरामीटर ऐड किया जाए, और वो पैरामीटर को नॉन वर्बल एबिलिटी के हिसाब से, मतलब कोई एक्टिविटी हो जाए, नॉन वर्बल एक्टिविटी का एक पैरामीटर डाला जाए। तो जैसे वो पैरामीटर डाला किसी एक एक्सपेरिमेंट में, फ्लोरिडा में एक स्कूल ने ये एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने देखा कि ये जो डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स थे, कमजोर परिवार के जो स्टूडेंट्स थे, उनका परफॉर्मेंस 180%, 180% से बढ़ गया। कारण एक ही था कि एक नॉन वर्बल जो एबिलिटी टेस्ट, जैसे टास्क्स हो गए, कुछ टास्क्स दे दिए जो आईक्यू के फॉर्मल फॉर्मेट से अलग था, जैसे ही वो पैरामीटर डाला तो ये लो इनकम ग्रुप के बच्चों ने 180% बेटर परफॉर्म किया। ये अलग बात है कि ये इसको एक एक्सपेरिमेंट के तहत ही एक स्कूल ने फ्लोरिडा में लिया, लेकिन ये अभी यूनिवर्सल स्क्रीनिंग के मेथड में एक्सेप्टेड नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि काफी सेंसिटिव इश्यूज पे प्रोफेसर कार्ड और उनके कोलीग्स का काम है। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्नों पे उन्होंने जो काम किया है, और तथाकथित एक विश्वास जो पॉलिसी में हमें दिखता है, चाहे वो मिनिमम वेज को लेकर हो, चाहे वो इमिग्रेशन को लेकर हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, चाहे वो
सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर हायर एजुकेशन को लेकर हो, ये सारे सोशल इश्यूज पे हमारे लेबर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर डेविड कार्ड और उनके कोलीग्स ने साइंटिफिक और एम्पेरिकल काम किया है, और वो रिकग्नाइज हुआ है, और एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि डिस्कशन और नैरेटिव इस तरह एक स्कोप मिलता है, एक जगह मिलती है जहां हम प्रो मिनिमम वेज, प्रो माइग्रेशन, pro state expenditure for education, pro inclusive education for the disadvantaged की बात और विस्तार में और संजीदगी से और सीरियसली बात हो। तो ये इस बात से मैं अपनी बात को कंक्लूड करती हूँ और फिर MSD को अपना धन्यवाद जनाती हूँ। बस।